अस्सलाम वालेकुम। सैयद अली रज़ा पॉडकास्ट में आपका खैर मकदम। पाकिस्तान में हाउसिंग सोसाइटीज़ किस तरह काम करती हैं, ख़ास तौर पर जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होती है उसमें रहने का क्या फ़ायदा होता है, किस तरह की एमिनिटीज़ से रिहायशी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी दोनों के लाइफस्टाइल में कितना फ़र्क होता है, किस तरह ये ऑपरेट होती हैं और इन सोसाइटीज़ के अंदर इन सोसाइटीज़ की वेलफेयर के लिए काम करने वाली जो सियासी जमात होती है वो किस तरह काम करती है। ऐवान की सियासत के बारे में आपने बहुत सुना होगा, बहुत पढ़ा होगा और ये टाकरे भी देखते होंगे, बट इन सोसाइटी ये सियासत किस तरह की होती है। मेरे साथ इस वक्त सीजीओ के बहुत तगड़े उम्मीदवार कैनाल गार्डन से आफ्ताब सरवर साहब मौजूद हैं। ये सारी अम्ब्रेला टॉक इनसे करेंगे। आफ्ताब भाई, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, बहुत तरोताज़ा लग रहे हैं। हम अक्सर पार्लियामेंटेरियंस के इंटरव्यूज़ करते हैं, अक्सर हम इत्तेफाक होता है वज़ीर आला से सवाल करते हैं, जहाँ वज़ीर आज़म बराजमान होते हैं वहाँ तक सवाल करने की कोशिश करते हैं, बट इट्स फर्स्ट टाइम फॉर मी कि मैं किसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के एक तगड़े उम्मीदवार से मुकालमा करने के लिए बैठा हूँ। कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे प्यारे दोस्त अली रज़ा शाह साहब, थैंक यू सो मच। आपने कोऑपरेटिव के हवाले से ये एक टाइम निकाला है और ये आप पॉडकास्ट कर रहे हैं। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट इस वक्त जो एक मैं कहता हूँ कि हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से इंतहाई हॉट जो चल रहा है इशू जी, वो हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ये उसके हवाले से है। हाउसिंग जो हमारा एक प्रोजेक्ट है या हाउसिंग जो हमारा एक डिपार्टमेंट है, एक शोबा है, तो उसमें कोऑपरेटिव में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं जी, लाहौर में और पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में, उस हवाले से काफ़ी आपको इंशाल्लाह आज हम कोशिश करेंगे कि उसकी नौ हो भी दें और इसकी जो बेसिक्स हैं उसके हवाले से भी। आफ्ताब सरवर, बजाय इसके कि पार्लिमान की सियासत करता, वो ऐसे एमपीए कहीं प्रैक्टिस करता या एमएनए बनने की प्रैक्टिस करता, तो ये सोसाइटी की सियासत करने का ख्याल, ये ख्वाब कैसे आया? शाह साहब, एक्चुअली आपका एक डोमेन होता है और आपकी एक फितरत होती है। जब तक इंसान अपनी फितरत के मुताबिक चलता है और अपनी जो कैपेबिलिटी है वो उस फितरत को और अपनी कैपेबिलिटी को जोड़ के चलता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हर जगह पे कामयाबी हासिल करता है। आई फील इन माई सेल्फ के मेरे अंदर एक कम्युनिटी सर्विसेज जो एक वार्ल्ड सोसाइटी में या एक कन्फाइंड सोसाइटीज़ में या एक आप कह लें कि हम विद इन द लिमिट्स हम अपने जितने भी हमारे मेम्बरान हों या हमारे जितने भी दोस्त हों या हमारे रहायशी हों या हमारे लोग हों हमारी कम्युनिटी के, उनके ऊपर आप फोकस करें जी, तो बेशक आप थोड़ा काम करें लेकिन उसको आप क्वालिटेटिव वर्क के तौर पे ला सकते हैं आगे। तो असल जो सोसाइटी का जो सियासत थी बेसिकली ये एक उस तरह की सियासत नहीं है। इसकी जो बुनियाद आपने कब डाली, खास तौर पर मैं सीजीओ की अगर बात करूं? देखें, हमारा जो स्टार्ट हुआ था कैनाल गार्डन सोसाइटी में, ये नहर के ऊपर एक बड़ी बेहतरीन सोसाइटी है। पहले मैं सबसे आपको चाहूँगा कि मैं कैनाल गार्डन सोसाइटी का आपको थोड़ा तारफ़ करवाऊँ। कैनाल गार्डन बेसिकली ये पाकिस्तान टेक्नोक्रेट एक हाउसिंग सोसाइटी है, PTCHS जी, और इसका निक नेम आप कह लें वो कैनाल गार्डन्स है। ये वाकया ही कैनाल के ऊपर एक गार्डन है, लेकिन बदकिस्मती से इसको डे बाय डे जो अप टू मार्क इसकी सर्विंग होनी चाहिए थी, जो इसकी मैनेजमेंट है, वो इसको उस तरह से लेके नहीं चल सकी। इसकी डेवलपमेंट के हवाले से, लोगों की वेलफेयर के हवाले से, अपने जो मेम्बरान होते हैं उनके हवाले से। तो हम लोग यहाँ 2015 में मैं यहाँ शिफ्ट हुआ था कैनाल गार्डन में, लेकिन इसका मैं मेंबर बन गया था 2013 में। तो तब से हमने एक तहिया किया था कि इसको एक बेहतरीन सोसाइटी बनाएंगे या अपनी जो कम्युनिटी वर्क है लोगों को हम इंशाल्लाह इस तरह की सर्विसेज देंगे या लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे कि हम अपने लोगों की खिदमत कर सकें, उनको एक स्टेट ऑफ द आर्ट कह लें, उनको ऐसा एक हम एनवायरनमेंट दे दें सोसाइटी के हवाले से कि वो फील करें कि हम लोग लाइक
कोई बहुत अच्छी डिफेंस और बैरिया टाउन या इस तरह की जितनी भी कोई अच्छी रिनाउंड सोसाइटीज़ हैं, उस तरह का एक एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड करें। अच्छा, ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिखा हुआ होता है, टेक्नोक्रेट्स, गवर्नमेंट सर्विंग हाउसिंग सोसाइटी, इनमें और जो एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है, क्या फ़र्क होता है? देखिए, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ये इसकी जो शुरुआत होती है वो चंद इंडिविजुअल्स मिलते हैं। कोऑपरेटिव का बेसिकली मकसद ये है कि कुछ इंडिविजुअल्स मिलके एक बिजनेस करें। ओके, दिस कुड बी लाइक हाउसिंग, दिस कुड बी लाइक फार्मिंग एंड अदर जो भी एंटरप्रेन्योरशिप है, आप उसको कर सकते हैं। इसका जो कोऑपरेटिव, एक हाउसिंग जो है, ये कोऑपरेटिव का एक आप कह लें कि पहलू है। उसमें हम कोशिश ये करते हैं कि अपने मेंबरान को और जितने भी लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं उनको एक अच्छी क्वालिटेटिव लेकिन चीप एज कंपेयर टू प्राइवेट सोसाइटीज जी, हम रहायश और उनको प्लॉट्स मुहैया कर सकें। इसका बेसिक मकसद जो है सस्ती हो लेकिन स्टैंडर्ड हो, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो, क्वालिटेटिव आपकी सारी उसकी सर्विसेज हो, सही है, और आप फील करें कि आप क्योंकि इसमें आपने खुद काम करना होता है। वॉलंटियर्स होते हैं कुछ जो इसको बनाते हैं, फिर इसको रजिस्टर करवाते हैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से, फिर यहाँ मैनेजमेंट बनती है, जितने भी मेंबर्स होते हैं आपको एक शेयर खरीदना पड़ता है एक मेंबरशिप के लिए। ओके, वो एक सोसाइटी का एक शेयर होता है, एक शेयर एक मेंबर्स। ओके, और उस मेंबरशिप की बुनियाद पे आप इसको ओन करते हैं सोसाइटी को। इसका डिफरेंस ये है कि प्राइवेट सोसाइटीज में आपने घर ले लिया या प्लॉट ले लिया, कभी भी पता चलता है कि आपके सामने कोई पार्क था, अब वो जो प्राइवेट सोसाइटी का मालिक है उसको वो वंस फाइन मॉर्निंग आपके सामने वो कमर्शियल बना देता है उस पार्क को। आपका कब्रिस्तान है वो उठा के कहीं और ले जाता है, वो सोली इसको कर रहा होता है। Okay. उसके डिसीजन जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली उसको कर रहा होता है, वो किसी का बाउंड नहीं होता। जबकि कोऑपरेटिव में अगर आपकी मेंबर्स जो हैं, वो जो एमसी बनती है उसको मैनेजमेंट कमेटी कहते हैं, वो पूरा सोसाइटी का बिजनेस रन करती है। okay. सोसाइटी की सिक्योरिटी, सोसाइटी का हॉर्टिकल्चर, सोसाइटी की मेंटेनेंस, सोसाइटी की इलेक्ट्रिसिटी के मामलात, इसकी अप्रूवल्स के मामलात वो एमसी करती है। लेकिन इसको एक अदारा रेगुलेट करता है, इस एमसी के ऊपर एक अदारा बिठाया हुआ है गवर्नमेंट ने जी, ताकि यहाँ बेजलमेंट्स ना हो, यहाँ खराबियां पैदा ना हो। सही है। उसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। उसकी अपनी एक पूरी ब्यूरोक्रेसी है, तो वो उसको रेगुलेट करती है। लेकिन असल चीज जो है ये मेंबरान के हाथ में होती है। जितने भी मेंबरान हैं वो अपने एमसी को इलेक्ट करते हैं, उसका इलेक्शन होता है हर 3 साल के बाद। आफ्ताब भाई, जैसे हम देखते हैं कि हल्के की सियासत में मुख्तलिफ किस्म के मसाइल, एजुकेशन का, सेहत का, सिक्योरिटी का, बेशुमार मसाइल दरपेश होते हैं, सीवरेज का, हॉर्टिकल्चर वगैरह जिस तरह अभी आप बात कर रहे थे। तो सोसाइटी के अंदर किन किन मसाइल का शिकार होते हैं रहने वाले? देखिए शाह साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो इश्यूज हैं जी, आप इसको कह लें कि ये हल्का ही है एक, इसकी कंप्लीट एक बॉडी है। इसके मसाइल बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे किसी भी पाकिस्तान में किसी एमपी एमएनए के हल्के के मसाइल। इनमें फ़र्क नहीं है क्योंकि लोग तो हमारे वही हैं। सही है। इसी तरह से इलेक्शन है, बॉडी है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं। हमें ये इसका जो है वो वापडा को भी डील करना पड़ता है, हमें एलडीए को भी डील करना पड़ता है, हमें जो वासाब को भी डील करना पड़ता है, हमें सिक्योरिटी भी इसकी डील करनी पड़ती है। तो ये ऑलमोस्ट उसके जो मसाइल हैं जी, जिस तरह एक आम हल्के के मसाइल होते हैं ये भी सेम है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो आपको एक सिक्योरिटी है फील होती या आपके लिए ईज ये है कि आपके अपने ही वॉलंटियर्स जो होते हैं आपकी मैनेजमेंट कमेटी में जो इलेक्शन के बाद आती है जी, वो खुद उसको हैंडल करती है। खुद ही हमने रेवेन्यू जनरेट करना है। ठीक है। इसकी बड़ी एक खूबसूरत फेज इसका जो है फेस है वो ये है कि हमने खुद रेवेन्यू जनरेट करना है और उस रेवेन्यू से हमने अपने सारे जो इसके मसाइल हैं उनका अजाला करना है। Okay. और ये जो टोटल सोसाइटी का बिजनेस है वो रन करना है। सिक्योरिटी है तो हमने उसको खुद उसका रेवेन्यू जनरेट करके वहाँ से खर्च करना है। Okay. हार्टिकल्चर को खुद हमने रेवेन्यू जनरेट करके करना है। इसके अलावा जितने भी मेंटेनेंस है, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज हैं, इवन डिपार्टमेंटल इश्यूज जो हैं, अप्रूवल्स के इशू हैं, तो वो हमने खुद रेवेन्यू जनरेट करना है।
और खुद हमने उसको खर्चा करना, हमने किसी की तरफ नहीं देखना। हर मेंबर मंथ एंड पे या स्टार्ट ऑफ द मंथ वो पैसे जमा करवाता है। सही है। अच्छा, इसका बेनिफिट ये है कि आपने अपने लिए करना है। अगर आपने किसी के लिए करना हो तो आप कहें यार हम तो इतने नहीं देंगे, इतने नहीं देंगे, लेकिन आपको पता है कि मैं आज पैसे दूंगा तो मेरे डोर स्टेप पे पानी आ जाएगा, सिक्योरिटी आ जाएगी, मेरी मेंटेनेंस सड़कों की, पार्क्स की, इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रीट लाइट्स की, अप्रूवल्स की, डिपार्टमेंट के जो इश्यूज हैं वो सारे आपको एट द डोर स्टेप मिले। अमेनिटीज में आप जितनी भी अमेनिटीज हैं खुद ही आप हमारी मस्जिद आप देखें यहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट मसाजिद बनी हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह, और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत अच्छा बना हुआ है, नहर के ऊपर हमारा फेस है, फ्रंट है, ठीक है। तो ये इश्यूज जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फर्क ये है कि इसको हमने खुद टैकल करना है। अच्छा, इसमें जो ओहदेदारान होते हैं क्या वो भी माल बनाते हैं? जैसे अब हम इसको कैटिनेट कर रहे हैं ना अपनी बाहर की सियासत के साथ, तो क्या कहीं कभी अकाउंटेबिलिटी में इस तरह ऊपर नीचे होता है? देखें, ये बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है। अच्छा, कोऑपरेटिव में ऐसा होता है जो कि होना नहीं चाहिए, लेकिन जो एमसी सिलेक्ट होके आती है उसको डेफिनेटली एक प्रिविलेज होती है कि उसने अपनी चीज़ें, उनको अपना बिजनेस रन करना है, अपनी चीज़ों को लेके चलना है, फिर वो बहुत सारे कामों की आड़ में खड़े होके उस आड़ में वो पैसा भी बनाते हैं। ये एक बैड फेस है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। अच्छा, चाहिए ये कि हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो उनके ऊपर चेक रखें, लेकिन जिस तरह हमारे बाकी एक ओवरऑल डिपार्टमेंट्स के हालात हैं कि वो उनकी ओवर कंजस्टेड है। मैं समझता हूँ कि हर एक को अब तकरीबन लाहौर में कोई 250 के करीब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, 250 के करीब, और उनके इतने इश्यूज हैं। अब डिपार्टमेंट में उतनी आपके पास पता है कि मैन पावर नहीं होती, उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, तो वो हर सोसाइटी को अप टू मार्क उसके ऊपर चेक नहीं रख सकते। अब डिपेंड करता है हमारे मेंबर्स के ऊपर। यहाँ एक मेंबर का एक वोट है, रहायशी वोट नहीं डाल सकता। कोऑपरेटिव में एक मेंबर जिसने एक शेयर खरीदा और 5 मरले जो हमारा एक प्लॉट है उसका एक शेयर है, जबकि 1.25 मरला जो होता है कमर्शियल उसका एक शेयर है। ओके, तो एक शेयर जो है एक वक्त पे एक मेंबरशिप के आपको वो काबिल बनाता है, ठीक है। तो और एक प्लॉट अगर 2 बंदों के नाम पे भी है तो इसका वोट एक ही है। अब होता ये है कि जैसे कोई मैनेजमेंट कमेटी आती है, 10 बंदों की मैनेजमेंट कमेटी होती है, जिसमें एक प्रेसिडेंट है, एक वाइस प्रेसिडेंट है, फिर एक जनरल सेक्रेटरी है, फिर एक फाइनेंस सेक्रेटरी है, और 6 उसके हेल्पिंग हैंड्स, उसको हम एग्जीक्यूटिव मेंबर्स कहते हैं। ये एक पूरी मैनेजमेंट कमेटी बनती है और सारे काम वो मैनेजमेंट कमेटी कर रही होती है। तो वो फिर जब उसके हाथ में पैसा आता है, जैसे हमारे पास कोई लैंड पड़ी हो एक्सेस, फिर वो उस लैंड को भी बेचते हैं। बाज़ दफ़ा बदकिस्मती से, वेरी अनफॉर्चुनेटली, कब्रिस्तान की अच्छी जगह पे कोई जगह पड़ी हुई है तो उसको वो किसी और जगह पे ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं, वहाँ से पैसे बना लेते हैं, फेक आपके एक्सपेंस डालते हैं, फेक बिल बनते हैं, और बदकिस्मती से करप्शन। अच्छा, ये वैसे ये कितने का कोई हेर फेर होती होगी सर कोऑपरेटिव सोसाइटीज में? तो एक दहाई से ज़्यादा से इन चीज़ों को देख रहे हैं। जस्ट फॉर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन कि फ्यूचर में अगर किसी मेंबर को वोट कास्ट करने का इत्तेफाक हो तो वो कम से कम थोड़ा सा देख ले, कोई छान पटक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने समझ लें कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की कलीदी जो नुक्ता है उसको पकड़ा है। ऐसा ही है, इट्स द कोर पॉइंट कि कोऑपरेटिव मेंबर को हमेशा उस बंदे को वोट देना चाहिए। एमसी के लिए जो इलेक्शन में आए उस बंदे को अच्छी तरह छान पटके, किसी प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बड़े प्रोपेगेंडे होते हैं, और लास्ट पूरी एमसीज में जितनी भी अभी तक आई है ना, वो कहीं ना कहीं किसी प्रोपेगेंडा बेस पे ही इलेक्ट होके आती रही है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके प्लॉट्स यहाँ पड़े हैं लेकिन वो घर नहीं होता। बहुत से लोग मेंबर खुद घर बना के भी रहते हैं, तो वो दोनों तरह से वोट तो वो डालने का हक रखता है जो मेंबर है। तो जो आउट ऑफ द सोसाइटी लोग होते हैं उनको भी वो कायल करते हैं, उनको अपने तौर पे जाके मिलते हैं, उनसे वोट भी ले लेते हैं। बड़ा इसमें मामला चलते हैं। यस, वोट बहुत बिकते हैं। क्या बात है, क्या रेट होते हैं सर? वोट भी बिकता है, यहाँ लोग भी बिकते हैं, यहाँ प्लॉट्स भी बिक जाते हैं, डिविजन्स भी हो जाती हैं, अनजस्टिफाइड डिविजन्स आ जाती हैं, अनजस्टिफाइड कमर्शलाइजेशन हो जाती है। बड़ा इंटरेस्टिंग कर लिया आपने। मैं कहता हूं
वैसे अमूमन कितने की कोई हेर फेर होती है? हम अगर बाहर देखें, नैब कवर करने के लिए जाएं तो वहाँ पता चलता है जनाब अरबों रुपए की हेर फेर। किसी हल्के में देखें तो वहाँ भी कोई 10-20 करोड़ तक तो निकल ही आती है हेर फेर। शाह जी, करोड़ों से लेके अरबों की करप्शन है एक सोसाइटी में। ये मैं आपके प्रोग्राम के वजह से मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट भी इसको स्क्रूटनाइज करे, डिपार्टमेंट को अप टू मार्क करे, अपग्रेड करे, सारी चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन ऑटोमेशन पे लेके आए। जितना हम इसको ऑनलाइन करेंगे, ऑटोमेशन पे लेके आएंगे, उतनी ही करप्शन चार्जेस कम होते जाएंगे, बिल्कुल उतने ही करप्शन के चांसेस कम होते जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से करोड़ों से लेके अरबों की करप्शन है, अरबों की करप्शन। तो सर आपका क्या मैनिफेस्टो है? आप क्या तब्दीली लेकर आएंगे? What you have done before कि मैं इलेक्शन में आऊं और अपनी कैंपेन करूं, तो क्या पेपर वर्क कर बैठे हैं अब तक? शाह जी, मैं आपको ये बताता हूं, आपने बड़ा इम्पोर्टेंट एक नुकता मैं पहले भी कर चुका हूं कि आपने किसी मेंबर को चाहिए कि जब भी वो कोई वोट करे तो वो जो आपके इलेक्शन में बंदा खड़ा हुआ है, चाहे वो प्रेसिडेंट की सीट पे, पूरी एक एमसी, एक ग्रुप, पूरा एक वो अपना पैनल लेके आता है। बिल्कुल। उसमें 10 बंदे होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फाइनेंस सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी और 10 एग्जीक्यूटिव। जी। सबसे पहले आप देखें कि उस ग्रुप को लीड कौन कर रहा है। जो लीड कर रहा है उसकी आप हिस्ट्री को जाने, ओके, फिर उसकी कैपेबिलिटी को जाने, फिर उसकी कैपेसिटी को जाने, फिर उसका विजन देखें। फिर आप देखें कि उसके पास क्या टाइम इतना है कि वो आपको एक वॉलंटियर आपको सर्विसेज दे सके। जी। जितने भी लोग उसके पैनल में हैं और वो जो बंदा लीड कर रहा है, ठीक है। नॉर्मली हम लोग प्रोपेगेंडा का शिकार होते हैं, फैसिनेट हो जाते हैं कि जी इसके पास तो बड़ा पैसा है तो ये बड़ा अच्छा चलाएगा, इसके पास तो बड़ा नाम है ये बड़ा अच्छा चला लेगा, इसके तो बड़े रिलेशंस हैं अदारों में ये बड़ा अच्छा चला लेगा। लेकिन उस वक्त आपको पता चलता है जब वो बंदा आपसे हाथ कर जाता है, वो करोड़ों की करप्शन करता है और वो पतली गली से निकल जाता है। और बदकिस्मती से फिर उसको पकड़ना, जिस तरह के हमारे बाकी मामलात हैं अदारों के, बड़ा मुश्किल होता है। और जैसे ही आप करप्ट किसी जो भी पैनल को ले आते हैं तो फिर बस वो अल अमान अल हफीज़, फिर वो ऐसे मामलात पेश आते हैं, सोसाइटी दिन ब दिन गिरती चली जाती है। आइदर आप यकीन करें, कुछ मिसालें ऐसी हैं सोसाइटीज़ की, उन्होंने जब अपना बिजनेस रन किया, अपने सोर्स ऑफ अर्निंग, हर सोसाइटी अपना सोर्स ऑफ अर्निंग बनाती है, और उस अर्निंग सोर्स से वो कम से कम मेंबरान के ऊपर बोझ डालते हुए वहाँ से पैसा जनरेट करती है। और उसकी कोशिश यही होती है, जो अच्छी सोसाइटीज़ की एमसी है, जो पैनल है, कि हम जहाँ हमारे मेंबरान के ऊपर 100 रुपए का बोझ पड़ता है, वो कहता है जी हम 10 रुपए का बोझ डालें, हम खुद अर्न करें और अपनी सोसाइटी को आगे लेके जाएं, स्टेट ऑफ द आर्ट सोसाइटी बनाएं। बिल्कुल ठीक है। तो अब जब वो अर्निंग के लिए आपको एक विजन चाहिए, लीडरशिप चाहिए, कैपेसिटी चाहिए, कैपेबिलिटी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग आपको पूरा उसके हौसला चाहिए होता है कि उसको आपने लेके चलना है। बहुत से डिपार्टमेंट की आंखों में आंखें डालनी है, बहुत सारे करप्ट अनासर की आंखों में आंखें डालनी है, तो बड़ा एक पॉजिटिव आफ्ताब भाई स्ट्रांगली आपको करना पड़ेगा। सीजीओ को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं, और अगले 3-5 सालों में आप अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी को, कैनाल गार्डन को कहाँ देख रहे हैं, इसके मुस्तकबिल को? शाह जी, एक तो मैं ये आपके इस प्रोग्राम से भी, और डेफिनेटली हमारे मेंबरान भी इसको इंशाल्लाह देखेंगे, हमें अब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पिछले तकरीबन जो 8 से 10 साल का टेन्योर है, इंक्लूडिंग दिस एमसी और जो लास्ट एमसी आई, इन 7-8 सालों में सोसाइटी के एसेट्स को बेदरेग बुरी तरीके से रूंड किया गया, तबाह बर्बाद किए गए। बजाय इसके कि उससे जो एसेट थे उनसे आप इनकमेबल एसेट को कन्वर्ट उसमें करते जी, आप उसके रिसोर्सेज डेवलप करते जी, ये चीज़ें बेच के खुद भी माल बनाते गए जी, और साथ में जो है वो बहुत कम सोसाइटी पे भी लगाया, और जो सोसाइटी इनकमेबल आपकी परमानेंट इनकम से जहाँ से जनरेट हो सकती थी वो आपने ज़ाया कर दी है। अब भी देखें, सोसाइटी होती है या कोई भी अदारा होता है जी, इतनी जल्दी वो गिरते गिरता है। सही है। मैं ये कहता हूँ कि दिस इज़ द लास्ट चांस फॉर आवर सोसाइटी मेंबर्स, फॉर आवर सोसाइटी,
अगर हम अपने बचे खुचे एसेट्स को बचाना चाहते हैं, हम सोसाइटी की मुस्तकबिल की हिफाजत करना चाहते हैं, मेंबरान की मुस्तकबिल की हिफाजत करना चाहते हैं, और एक स्टैंडर्ड लिविंग हम लेना चाहते हैं आने वाले टाइम में, और अपने बच्चों का फ्यूचर सेव करना चाह रहे हैं, अपने एसेट्स जो हमारे हैं, देखिए ये भी एक एसेट है ना, मेरा घर है इधर, तो मेरा वो एसेट है। बिल्कुल। अब उस असासे की कीमत उस वक्त बढ़ेगी जब यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड आप होते चले जाए। बिल्कुल। ठीक है, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जब से इस सोसाइटी में आए हैं, हमारे पास सोसाइटी की एक एक ईची बीची मौजूद है। सोसाइटी की एवरी जो नूक एंड कॉर्नर जो है वो हमारे पास उसकी पूरी जानकारी है। सही है। पूरी हमारे पास उसकी रिपोर्ट्स हैं कि हम कहाँ से जनरेट कर सकते हैं, और मिनिमम बर्डन डालते हुए हमारे मेंबर्स पे हम इंशाल्लाह मैक्सिमम जो है आउटपुट्स ले सकते हैं सोसाइटी के एसेट्स के साथ। आफ्ताब साहब, आप क्या समझते हैं कि जो अभी मौजूदा कमेटी काम कर रही है, मौजूदा जो ओहदेदारान सर्व कर रहे हैं कम्युनिटी को, ये या इससे पहले जिस तरह भी आप बता रहे हैं, तो उनसे वो क्या गलतियां हुई? क्या आप समझते हैं कि कहाँ पे नेग्लिजेंसी कि उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी जा सकी सोसाइटी की सर्विस के लिए? सर देखें, मेरा बड़ा वाज़े गिला है जो हमारी इस एमसी से पिछली एमसी थी 2018 से 23 तक, उस एमसी ने जितने भी एसेट्स थे हमारे कनाल गार्डन के, उनका बहुत बेदरेग इस्तेमाल किया, बजाय इसके कि उनको, मैं वही जो पहले बात कर रहा था कि उनको इनकमेबल आप रिसोर्सेज बनाते, उन्होंने उसको बेच के सोसाइटी का बिजनेस अपनी जेबें भी भरी और बिजनेस भी रन किया। सही। और इसके साथ साथ डिविजन्स वगैरह, सब डिविजन्स, कमर्शलाइजेशन, एक भरमार चली, ओवर पॉपुलेटेड हो गई सोसाइटी। सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो था उसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ गया। सादा लफ्जों में बताऊं कि हमारी सोसाइटी जिसका लोड अभी 8 से 10 मेगावाट हमें चाहिए जी, नॉन ट्रिपिंग इसको कंटिन्यू करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी, सिर्फ मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ, अभी सिक्योरिटी, हार्टिकल्चर, मेंटेनेंस इस पे नहीं आ रहा, जबकि हमारा अप्रूव्ड लोड उससे बहुत कम है। यहाँ इंक्लूजन्स की गई नई पॉकेट्स की, जो साइड पे ज़मीन पड़ी हुई थी उस पर डिवीजन्स की गई, उस पर प्लॉटिंग की गई, प्लॉटिंग करके इसमें मर्जिंग की गई, और लेकिन उसमें अम्यूनिटीज़ नहीं छोड़ी जो नई जगह इसमें शामिल की गई, और उसके लिए हमें रिसोर्सेज नहीं उतने डेवलप किए गए जो वहाँ से बन सकते थे। ओके। ये हो गई हमारी जो पिछली से पिछली एमसी थी। जो करंट एमसी है उसके पास सबसे बड़ा इशू ये है कि ऐसे लोग आ गए जिन्होंने बड़ा प्रोपेगेंडा किया। उन्होंने मेरे खिलाफ भी प्रोपेगेंडा किया, इतना जबरदस्त उसने प्रोपेगेंडा किया कि लोग उनके झांसे में आ गए। लेकिन ना वो लोग कैपेबल थे, ना उनमें कैपेसिटी थी, ना उनमें विजन था, ना उनमें एक्सपीरियंस था, और ना ही उनके पास टाइम था। ओके। दे शोड देमसेल्फ एज अ वॉलंटियर्स बट दे वर नॉट। यहाँ आपको अवेलेबल लोग चाहिए, स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी के लोग चाहिए, स्ट्रॉन्ग विजन के लोग चाहिए, डिटर्मिनेशन के लोग चाहिए, कैपेबिलिटी वाले, कैपेसिटी वाले, जिनमें सलाहियत हो कि वो काम कर सकें और अवेलेबल हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात, यानी राइट नाउ आपका दावा है कि आप और आपकी जो टीम है वो कैनाल गार्डन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लिए खादिम आला है। अच्छा जी, मैं शाह साहब देखें, ये एक बहुत अच्छा खादिम आला है सर आप? ये एक बहुत अच्छा लफ्ज़ है। हाँ। खादिम आला का लफ्ज़ बहुत अच्छा है, मैं समझता हूँ कि आपने जब वॉलंटियरली काम करना है तो आपको खादम ही होना। क्या पैगाम है सर सोसाइटी के जो रिहायशी हैं, जो मेंबर्स हैं, उनके लिए? देखें, ये बड़ी एक सादा सी बात है। मैं ये मेंबर से कहूँगा कि आप लोग सबसे पहले इम्पोर्टेंटली एनालाइज करें पिछली एमसीज में कौन था और उन्होंने क्या किया, मौजूदा एमसी में कौन है, उसने क्या किया, उनमें कितनी कैपेसिटी थी, क्या वो हाल अभी तक उनका सोसाइटी का उन लोगों ने कर दिया हुआ है। और मैं तो ऑलमोस्ट उनको 2018 से कह रहा हूँ तमाम मेंबरान को कि समझ जाएं आप। मैं खुद अपने आप को पेश करता हूँ। देखिए, मैंने बड़ा क्लियरली ओपनली कहा कि मैं जहाँ बिजनेस करता हूँ, आपने कैसे किसी की वर्थ को चेक करना है, किसी की ऑनेस्टी को चेक करना है। मेरा जहाँ बिजनेस है, आप उन लोगों के पास जाएं। अगर तो वो कहें जी आफ्ताब सरवर जो है वो अपने जहाँ जिस डिपार्टमेंट्स में जिस क्लाइंट के साथ या जिस भी किसी इंडस्ट्री के साथ काम कर रहा है,
तो वहाँ से हमें अगर पॉजिटिव वाइब्स भी आ रही हैं और पॉजिटिव सारी इंफॉर्मेशन भी मिल रही हैं कि ही इज़ ऑनेस्ट, तो फिर आप ज़रूर मेरी बात सुनो, प्रोपेगेंडा का शिकार ना हो। इस मौजू से मिलता जुलता एक सवाल, एक दो और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा एट द एंड, कि आप क्या समझते हैं कि राइट नाउ पाकिस्तान के अंदर किसी भी नए बंदे को या किसी भी ऐसे सरमायाकार को कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए पैसा मज़ीद बनाने के लिए? क्या वो इंडस्ट्री में पैसा लगाए, किसी के पास 2-4-5 करोड़ हो, या वो रियल एस्टेट में पैसा लगाए, या वो गोल्ड में लगाए, क्रिप्टो में लगाए, फॉरेक्स ट्रेडिंग, ये जो आजकल चीज़ें चल रही हैं, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, क्या आप उनको आइडिया देते हैं? आप क्या देखते हैं? अच्छा, एक तो वो थोड़ा सा मैं मैसेज अपना कंप्लीट कर लूँ जो हमारा लोगों को पैगाम। सर प्लीज़। कि इस दफ़ा प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं होना। ठीक है। आपने टीम देखनी है, आपने टीम के लीडर्स को देखना है। सही है। और उनकी जांच करनी है। किसी के कहने पे वोट नहीं देना। सही है। कि मुझे फलां मेरे मोहल्लेदार ने, हमसाये ने कहा जी फलां बंदा अच्छा है। आप खुद मिलें, खुद एनालाइज करें और खुद वोट दें। और दूसरा बड़ा अहम पैगाम मैं देना चाहता हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म से, कि हम सोसाइटी में रहते हैं जी। सोसाइटी हमारा घर है, हमने इसको एक गुलदस्ते की तरह बनाना है। हमने सब ने मिलजुल के रहना है और किसी के खिलाफ नफरत नहीं फैलानी। सिर्फ ये करना है कि कोई बंदा आए तो उनसे आप माजरत करें कि यार हमने बहुत आजमा लिया पुरानों को, उन्होंने हमारे साथ जो हाथ किया है या जो प्रोपेगेंडा किया है हम अब उस पर बिलीव नहीं करते। हम प्रैक्टिकली अब ऐसे लोगों को आगे लेके आएंगे जो हमारे लिए अवेलेबल भी होंगे, जो ऑनेस्टी से काम भी करेंगे और जो हमें हर वक्त मैसर होंगे मस्जिद में, घर में या सोसाइटी के ऑफिस में। ठीक है। और नफ़रत नहीं फैलानी, सब हमारे हैं, हम सब के हैं। ओहदों से नफरत होती है कि कोई बंदा प्रेसिडेंट है तो वो अपने ओहदे का इस्तेमाल गलत कर रहा है, तो उसको एज अ प्रेसिडेंट आप बेशक उससे करेंगे यार आप हमारे लिए अच्छे नहीं हो, लेकिन उसको पर्सनल लेवल पे किसी एनिमिटी पे ना जाएं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है सब हमारे दोस्तों के लिए, मेंबरान के लिए। पर्सनल एनिमिटी में नहीं जाएं, हर एक के साथ अखलाक से पेश आएँ, मोहब्बत से पेश आएँ। वो हमारा मेंबर है, हमारे कनाल गार्डन का रहायशी है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर वो किसी ओहदे का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो उससे बच जाएं, इस वक्त भी और आने वाले वक्त में। ओके। लेकिन सबसे मिले, सबके लिए पैगाम मोहब्बत है, हमने इसी जगह रहना है। हमारी तो यही कोशिश है कि इसी जगह पे हमारी जो है वो ज़िंदगी गुजरे, हमारे बच्चों की ज़िंदगी गुजरे, यहीं से हमारे जनाजे उठें, अपने जनाजे बड़े करें, अपने गिर्द गिर्द अच्छे लोगों को इकट्ठा करें और हमेशा से एक दूसरे के साथ मिलजुल के हंसी खुशी से रहें, आसानी से रहें। दूसरी बात जो आपने अभी वो पॉइंट किया है कि जी इन्वेस्ट किसमें करना चाहिए। देखें, पाकिस्तान में अनसर्टेनिटी बहुत है जी, और इस अनसर्टेनिटी जो है, कभी कोई टैक्स लग जाएगा, हमारे इंपोर्ट में पॉलिसीज़ चेंज हो जाएंगी, या हमारा किसी ना किसी जगह से हमें कोई और डिपार्टमेंट जो है वो फ्रेंडली नहीं होता, वन विंडो ऑपरेशन नहीं होता। इश्यूज तो बहुत हैं पाकिस्तान में बिजनेस करने के, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की गोल्ड का जो एक अच्छा फ्यूचर हम देख रहे हैं जी, क्रिप्टो में हम अच्छा फ्यूचर देख रहे हैं। जैसे रिसेंटली हम अब अपनी माइनिंग पाकिस्तान में लॉन्च होने जा रही है, ठीक है, और इसी तरह से हमारी स्टॉक एक्सचेंज भी बहुत बेहतरी की तरफ जा रही है, ठीक है। फिर मैं जो हमारे ये तो हमारे वो दोस्त हैं जो शहर की तरफ आना चाह रहे हैं। तीसरा, अगर हम बिजनेस प्रॉपर्टी में करना चाह रहे हैं, रियल स्टेट में करना चाह रहे हैं, तो हम उसको कमर्शियल्स जो हमारे हैं, कमर्शियल्स में जाके हम इन्वेस्ट करें। ओके। हाई राइज बिल्डिंग्स में जाएं, ऑफिसेज जहां बन सकते हों, जहां कमर्शियल एक्टिविटीज आ सकती हों। और एक पैगाम मेरा बड़ा बहुत मेरे दिल की एक आवाज़ है, और मेरी आज से नहीं है, शायद कोई 10 साल से है, वो कि इन जितनी भी प्राइवेट सोसाइटीज़ में ब्लंडर्स हो रहे हैं, करप्शंस हो रही हैं, उनके ऊपर चेक रखें। हमारी ज़मीनें जो हैं, जो हम अपनी ग्रीन लैंड को ग्रे में और ग्रे को कमर्शियल में कर रहे हैं, उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन लगा देनी चाहिए। सही है। खत्म करनी चाहिए। नो मोर लैंड जो है वो ग्रीन लैंड या ग्रे लैंड। सही है। सिंपली एनफ इज एनफ, इमीडिएटली इसको स्टॉप करें गवर्नमेंट, और कमर्शियल और हाई राइज बिल्डिंग्स पे जाए, जहाँ जाके हम वहाँ अपनी जो रेजिडेंस है उसको भी हम हाई राइज पे लेके जाएं, और जो एग्जिस्टिंग सोसाइटीज़ है उसको हम अच्छी तरह फिल करें। और जो दोस्त ऐसे हैं जो हमारे देहात में हैं या पेरिफेरी में जो हमारे रह रहे हैं फॉर कंट्रीज़ में,
उनको ये एक सजेशन है कि आप फार्मिंग की तरफ आएं, वैल्यू एडेड फार्मिंग की तरफ। अच्छा, वैल्यू एडेड फार्मिंग क्या है? फॉर एग्जांपल कि आपने आम लिया, एक है कि हम अचार वाला आम ऐसे मार्केट में बेच दें, एक ये है कि आप उसको वैल्यू ऐड करें, उसको एक खूबसूरत तरीके से उसका अचार बनाएं, उसको खूबसूरत पैकिंग करें, आप वो मार्केट में दें। और बेशक वो आप थ्रू ई कॉमर्स मेटा ऐड चलाएं, डेफिनेटली उसकी मार्केटिंग जैसे भी आप सही है, ठीक है, क्या बात है। और आईटी जो है उसके ऊपर आप उससे बेनिफिट लें, एआई से बेनिफिट लें, ठीक है, और लाइफ स्टॉक में जाएं। हमारे आने वाले, हमें मिलता ही नहीं है खालिस चीज़, ना दूध खालिस मिलता है, ना हमें फल खालिस मिलता है, ना हमें ये वैल्यू एडेड चीज़ें खालिस। भाई लाइफ स्टॉक का पाकिस्तान में क्या फ्यूचर है? बहुत बड़ा फ्यूचर है सर। हमारे लाइफ स्टॉक की बात फिर वही है कि हम उसको इस तरह से अरेंज करें, उस तरह से मैनेज करें कि हम थोड़ी जगह पे थोड़े रिसोर्सेज के साथ हम क्वालिटी उसकी जो है, और उसको जिस तरह देखें चाइना में घर की छत पे भी उन्होंने बड़ी बड़ी मेगा प्रोडक्शंस दी हैं, लाइफ स्टॉक के हवाले से भी, फ्रूट्स के हवाले से भी, और वेजिटेबल्स के हवाले से। डू यू थिंक कि हमारा जो नौजवान है जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहा है और मुख्तलिफ दफ्तरों के अंदर वो बेचारा 50-60 हज़ार रुपए की नौकरी के लिए भी तरस रहा है, तो वो अगर इस तरह के कुछ इनिशिएटिव ले तो वो अपने ख्वाब पूरे कर सकते हैं? स्मॉल बिजनेस पे जाएं। चाइना आप देख लें, उसने स्मॉल बिजनेस से तरक्की की है। आप किसी कोई से कुछ 4-5 बिजनेसेस के आप नाम ले लें जिसमें हमारा जो नौजवान है वो अपना टाइम या अपनी कुछ चंद पैसे इन्वेस्ट करके कोई अच्छा रोजगार कमा सकता है। देखें, जैसे आपने लाइफ स्टॉक बताया, जी प्लीज जी, जैसे आपने लाइफ स्टॉक बताया, जैसे आपने बताया कि अपनी ही चीजें लाइक जैसे आपने अचार बताया, ऐसे कुछ बिजनेस आइडिया। की ऑफ सक्सेस जो हमारे छोटे बिजनेसमैन हैं उनके लिए है वैल्यू एडिशन। ये जो एक लफ्ज है ना, वैल्यू एडिशन, आप जहां भी इसको अप्लाई करेंगे ना शाह साहब, आपको ये आउटपुट देगा। क्या बात है। थोड़ा लगा के ज्यादा मिलेगा। वैल्यू एडिशन, अब सिंपल मैं एक बात दूं, आप मार्केट से अंडे लें जी, एक खूबसूरत पैकिंग में करें, और किसी भी बेकरी पे जाके कहें जी ये देखें जी अंडे में आपको अच्छी पैकिंग में साफ सुथरे बेहतरीन धो के उनको दे दें, ये एक वैल्यू एडिशन है। इसी तरह से फ्रूट्स की वैल्यू एडिशन करें। छोटे छोटे बिजनेस हैं, आप चाइना से ऑनलाइन इंपोर्ट करें, छोटे छोटे बिजनेस को वैल्यू ऐड करके। मैं अपने एक मेरे भतीजा है सनाम, उसका मैं नाम लेना चाहूँगा, उसने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया है, स्टूडेंट है जी, उसने एक वैल्यू एडिशन की, मेंस जो है वो ज्वेलरी की जी, ठीक है, और वो ये कर रहा है कि मार्केट से जाके डीप जो हमारी मार्केट्स हैं जैसे शालमी जी, 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 या वो जो हमारी मेजर जी कराची में बोल्टन माइक्रो लेवल की मार्केट्स, यस, वहाँ से वो परचेज करता है, चीज़ें फाइंड करता है, माशाल्लाह, उसको वो अपनी पैकिंग में डाल के वैल्यू एडिशन के साथ वो प्रमोट कर रहा है। वाह वाह वाह। ये एक मैं ऐसे नौजवान की बात आपसे कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि उसका फ्यूचर ब्राइट, माशाल्लाह माशाल्लाह, और ही इज अ स्टूडेंट, क्या बात एट द टाइम, और वो एक 3rd ईयर का स्टूडेंट है और वो ये काम कर रहा है साथ साथ पढ़ाई के अपनी। तो वैल्यू ऐड करें, जिस चीज में भी वैल्यू ऐड करेंगे इट विल गिव यू। और ये जो आपसे हमने बिजनेस के हवाले से बातें की हैं, उम्मीद है कि ख़ास तौर पर आपकी जो सोसाइटी में रहने वाले जो नौजवान होंगे, यकीनन ये बातें उनको हैमर भी करेंगी, उनको मोटिवेट भी करेंगी, एंड इंशाल्लाह ये उन सब के लिए फ़ायदा होगा और लोगों के लिए फ़ायदा होगा। आज हमने ये जानने की कोशिश की कि एक सोसाइटी के अंदर की जो सियासत होती है वो किस तरह काम करती है, और यहाँ पर रहने वाले जो उम्मीदवारान होते हैं ये किस तरह कोशा होते हैं कि अपनी कम्युनिटी को सर्व करें। इस हवाले से जो पूरी कॉकटेल गुफ्तगू थी वो आपने मुलाहिज़ा की, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू मच सो मच शाह साहब, थैंक यू सो मच, सो नाइस टू मीट यू।